अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एसएससी जीडी 2025-26 की जो गोल्डन सीरीज है ना, उसके प्रैक्टिस सेट 01 पर बात करेंगे। नीरज शर्मा जी का वो कोट याद करना जरूरी है। उन्होंने बहुत सही बात कही है कि मेरे दिल से पढ़ोगे तो कम समझ आएगा। एक ऊर्जा और जुनून के साथ शुरुआत करो, झंडे गाड़ कर छोड़ेंगे। वाह, झंडे गाड़ कर छोड़ेंगे। तो इसी ऊर्जा के साथ सीधे पहले सवाल पर आते हैं। शब्दों के खेल से शुरू करते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में है ये सवाल कि खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ए अप्रसन्न, बी प्रसन्न, सी मलाल या फिर डी दुखी। देखिए, खिन्न का जो मूल अर्थ होता है ना, वो ही होता है अप्रसन्न होना या उदास होना। तो इसका सीधा सा विलोम होगा विकल्प बी यानी प्रसन्न। सही है। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस है जैसे मलाल और दुखी, ये दोनों तो आम बोलचाल में एक जैसे ही लगते हैं ना? हाँ, लगते हैं, पर भाषा के स्तर पर दोनों में फर्क है। मलाल का विलोम होता है संतोष। मतलब जब कोई काम मन से ना हो या कोई कसर रह जाए तो जो चुभन होती है वो मलाल है। अच्छा, और अगर काम अच्छे से हो जाए तो एकदम संतोष मिलता है। सही, एकदम सही। ये एक मनोवैज्ञानिक अंतर है। और इसी तरह पीडीएफ में कुछ और विलोम जोड़े भी दिए गए हैं। जैसे आयात का होता है निर्यात, लाभ का हानि, और दिवा यानी दिन, उसका विलोम रात्रि भी एक पूरा इमोशन होता है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं जो हमारी अपनी मिट्टी से जुड़ा है। एमसीक्यू ही है। तोता उड़कर पेड़ की डैश। यहां देशज शब्द चुनना है। और इसका बहुत ही प्यारा सा जवाब है फुनंगी। देशज शब्द मतलब जिनका जन्म हमारे अपने देश में या आम बोलचाल की भाषा में हुआ है। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना, लोटा या थैला। हाँ बिल्कुल, लोटा, थैला, खटिया, फुनंगी, ये सब इसी मिट्टी के शब्द हैं। इनकी कोई संस्कृत या विदेशी जड़ें नहीं होती। फुनंगी को मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ कि जैसे तोता कभी भी पेड़ के किसी बीज की मोटी टहनी पर छुपकर नहीं बैठता, वो हमेशा उड़कर सबसे ऊपरी हिस्से पर बैठता है। बिल्कुल, वो पेड़ का सबसे ऊपरी और कोमल हिस्सा जो हवा में झूलता रहता है ना, वही फुनंगी है। आपने एकदम सही तस्वीर पेश की है। हाँ, और इस तस्वीर से ये शब्द हमेशा याद रहेगा। खैर, अब शब्दों के अर्थ से आगे बढ़ते हैं और व्याकरण की बात करते हैं, बहुवचन की। सवाल नंबर 3 में एक त्रुटि सुधारनी है। वाक्य है, मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थीं। यहाँ टोलियां गलत लिखा हुआ है। हिंदी वर्तनी का एक बहुत ही तार्किक नियम है कि जब भी एक वचन के आखिर में बड़ी ई की मात्रा होती है, जैसे टोली में, तो बहुवचन बनाते समय वो छोटी ई बन जाती है और या जुड़ जाता है। ओह, मतलब उच्चारण को आसान बनाने के लिए बड़ी ई छोटी ई हो जाती है। हाँ बिल्कुल, टोली से टोलियां, नदी से नदियां, दवाई से दवाइयां। ये छोटी छोटी मात्राएं ही नंबर कटवाती हैं। अब बहुवचन की ही बात करें तो चौथा सवाल भी ऐसा ही है। वाक्य है, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा हैं। हाँ, ये वाक्य बहुत कंफ्यूज करता है छात्रों को। मेरा सवाल भी यही है कि आदर्श सूचक जो शब्द होते हैं जैसे मामा, चाचा, पिताजी, वो एक वचन और बहुवचन में तो एक जैसे ही लगते हैं ना? तो पहचान कैसे होगी? यही तो इस एनालिसिस की इनसाइट है। यहाँ 2 चीजें देखनी है। पहला तो यह कि प्रेम और हरि 2 लोग हैं, और दूसरा सबसे अचूक तरीका है वाक्य के आखिर में क्रिया को देखना। मतलब जो है लिखा है उसकी बात कर रही हैं आप? हाँ, उस है पर जो अनुस्वार है यानी जो बिंदी लगी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिना बिंदी वाला है हमेशा एक वचन होता है और बिंदी वाला है बहुवचन या आदर के लिए आता है। क्या बात है, एक छोटी सी बिंदी पूरा मतलब बदल देती है। अब आते हैं सार्थक निरर्थक युग्मों पर। 5वां सवाल है, जीवन में मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है। इसका उत्तर टेढ़े मेढ़े दिया है। हाँ, यहाँ टेढ़ा सार्थक शब्द है, उसका अपना अर्थ है, और मेढ़ा जो है वो निरर्थक है। तो फिर मेढ़ा लगाने की जरूरत ही क्या है? ये भाषा में लय और जोर देने के लिए होता है। जैसे हम चाय वाय बोलते हैं, पानी वानी बोलते हैं, इससे वाक्य का प्रवाह बेहतर हो जाता है। समझ गया। अब विशेषण की बात करें तो 7वें सवाल में पूछा है, कौन सा विशेषण युक्त पद नहीं है? और जवाब है उतार चढ़ाव। बिल्कुल, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जीवन की अवस्थाओं का विलोम जोड़ा है। विशेषण तो संज्ञा की विशेषता बताता है, गुण बताता है। जैसे ऊंचा मकान या मोटा लड़का, है ना? हाँ, या फिर लाल कपड़ा, बेईमान दुकानदार। इन सब में संज्ञा से पहले उसका गुण बताया जा रहा है, जो गुणवाचक विशेषण है।
बहुत सही। चलिए अब थोड़ा काम करवाने वाले शब्दों पर आते हैं। मेरा मतलब है क्रिया। 8वें सवाल में परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं। यहाँ तो अंक का मतलब गिनती वाले नंबर हो गए। हाँ, वो एक अर्थी शब्द है, लेकिन क्रिया का असली खेल 9वें सवाल में है। बिल्कुल। सवाल है, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है और इसका प्रेरणार्थक रूप बनाया गया है अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। हाँ, और ये प्रेरणार्थक क्रिया का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इसे मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। जैसे किसी ऑफिस में एक मैनेजर है, वो खुद टाइप करे तो आम बात है, लेकिन अपनी टीम से टाइप करवाए तो प्रेरणार्थक हो गया ना। कर्ता खुद काम ना करके किसी और से करवा रहा है। एकदम सटीक एनालॉजी है आपकी। व्याकरण में इसे ही प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। हाँ, प्रथम और द्वितीय, इसमें क्या अंतर है? देखिए, जब कर्ता खुद भी काम में किसी तरह शामिल हो, जैसे लिखाना या पढ़ाना, तो वो प्रथम प्रेरणार्थक है। इसमें आखिर में आना लगता है। अच्छा, और लिखवाना क्या हुआ फिर? जब काम पूरी तरह दूसरे से करवाया जाए, जैसे लिखवाना या मंगवाती है, जहां वाना लगता है वो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। बहुत शानदार। आना और वाना का ये फर्क तो हमेशा याद रहेगा। चलिए अब मुहावरों पर आते हैं जो भाषा को सबसे ज्यादा रंगीन बनाते हैं। 10वां सवाल है, किस विकल्प में उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है? और इसके विकल्प क्या दिए गए हैं पीडीएफ में? पहला है कनी चाटने लगते हो, दूसरा है कमर कस लिए, तीसरा कब्र खोद कर और चौथा है कपड़े उतरवा लिए। तो यहाँ पहला विकल्प ही पूरी तरह गलत है। कनी चाटना जैसा कोई मुहावरा हिंदी में है ही नहीं। हाँ, सही मुहावरा तो कनी काटना होता है ना, मतलब रास्ता काटकर छुप जाना या निकल जाना। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत शानदार इंसाइट छुपी है। मुहावरों के आखिर में अक्सर ना प्रत्यय मिलता है, जो उसका भावार्थ तय करता है, जैसे कनी काटना, कमर कसना। अच्छा, और लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता? नहीं, लोकोक्ति तो एक पूरी कहावत होती है, एक पूरा वाक्य। मुहावरा सिर्फ एक वाक्यांश होता है जो किसी वाक्य के साथ जुड़ता है। ये ना वाला नियम तो सच में मुहावरे और लोकोक्ति का कंफ्यूजन मिटा देगा। अब समय की बात कर लेते हैं। 11वें सवाल में पूछा है 6 महीने का समय। इसका उत्तर तो छमाही है, लेकिन मजेदार बात यह है कि हमारी भाषा ने समय को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बांटा है। हाँ, पीडीएफ में तो पूरी टाइमलाइन ही दे दी है, जैसे 7 दिन का सप्ताह। और 15 दिन का जो समय होता है, जो चांद की कलाओं पर आधारित होता है, उसे पखवाड़ा या पाक्षिक कहते हैं। फिर 1 महीने का मासिक, 3 महीने का तिमाही, 6 महीने का छमाही और 12 महीने का वार्षिक हो गया। बिल्कुल। और इससे ऊपर जाएं तो 10 वर्ष का दशक, 100 वर्ष की शताब्दी, और जब 1000 साल बीत जाएं तो उसे सहस्राब्दी कहते हैं। सहस्राब्दी मतलब बोलने में ही लगता है कि हम इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। अब आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द पर। 12वां सवाल है, जिसकी उपमा न दी जा सके। उत्तर है अनुपम। और इसी पीडीएफ में कुछ और भी कमाल के शब्द हैं, जैसे दत्तक पुत्र, जिसका मतलब है गोद लिया हुआ बेटा, और अनादि, जिसकी कोई शुरुआत ना हो। और यहाँ एक शब्द पर मैं श्रोताओं का ध्यान दिलाना चाहूंगा, गजगामिनी। ये शब्द एसएससी जीडी 2024 में पूछा जा चुका है। हाँ, गजगामिनी का अर्थ है हाथी की तरह धीमी और राजसी चाल से चलने वाली महिला। पुराने काव्यों में इसे सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। क्या बात है। अब वाक्यों की शुद्धि पर लौटते हैं। 13वें सवाल में शुद्ध वाक्य है, मेरे पास केवल एक घड़ी है, और अशुद्ध बताया गया है, मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ। हाँ, ये प्रातःकाल के समय व्याकरण के हिसाब से गलत है। लेकिन यार, आम बोलचाल में तो हम लोग ऐसी बात करते हैं ना कि मैं सुबह के समय टहलता हूँ, तो इसमें अजीब क्या है? अजीब ये है कि प्रातःकाल अपने आप में ही एक समय है। काल का मतलब ही समय होता है ना। ओह, तो प्रातःकाल बोलकर फिर से के समय बोलना मतलब एक ही बात को रिपीट करना हो गया। बिल्कुल सही। इसे पुनरुक्ति दोष या रिडंडेंसी कहते हैं। इसलिए शुद्ध वाक्य सिर्फ इतना होगा, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। कम शब्दों में बात कहना ही सही भाषा है, समझ गया। अब आते हैं विलोम मैट्रिक्स पर। 14वें सवाल में ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य, उसका विलोम दिया है त्याज्य। हाँ, ये उपसर्गों की ताकत दिखाता है, जैसे भोज्य का अभोज्य, आर्य का अनार्य। आग्रह का अनाग्रह, और आगत मतलब जो बुलाया हुआ हो, उसका अनागत। बिल्कुल। और इसके बाद 15वें सवाल में लिंग और सर्वनाम की गलतियां ठीक की गई हैं, जैसे एक वाक्य है, तुम्हारा गांव किसका है। ये तो सुनने में ही बेतुका है। सही होगा, तुम्हारा गांव कहाँ है। और बातें बहुत मीठा हैं, इसका तो मीठी हो जाएगा क्योंकि बातें स्त्रीलिंग हैं। एकदम सही। और व्यवहार अच्छी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि व्यवहार पुल्लिंग भाव है, तो ये होगा मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है।
वाक्यों की शुद्धि के बाद अब हम एकदम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, क्लोज टेस्ट। एक छोटे से गद्यांश से सारा ज्ञान परख लिया जाएगा। हाँ, क्लोज टेस्ट में सिर्फ व्याकरण नहीं बल्कि पूरे गद्यांश का टोन समझना पड़ता है। तो गद्यांश की लाइन है, लोग उसके सामने से डैश से गुजर रहे थे। और 19वें सवाल में जो सही शब्द भरा गया है वो है बेअदब। क्योंकि यहाँ अदब का विलोम पूछा था। अदब का मतलब होता है लिहाज या सम्मान, और बेअदब मतलब बिना किसी शर्म या शिष्टाचार के। और अब इस एनालिसिस का आखिरी सवाल 20वां लाइन है, पास में पेन्स ना होने का अफसोस हुआ। सवाल यह है कि सिक्के का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, और जवाब दिया है रूपक। हाँ, क्योंकि रूपक तो साहित्य का एक अलंकार है, उसका मुद्रा से क्या लेना देना। सिक्के के जो असली पर्यायवाची होते हैं वो है धाक, टंक और मुद्रा। तंग से ही तो टकसाल बना है जहाँ सिक्के ढलते हैं। क्या बात है। तो यहाँ हमारा लाइन टू लाइन एनालिसिस पूरा हुआ, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक छोटा सा गृह कार्य है, वो भी MCQ फॉर्मेट में। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। सवाल है, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? A जलद, B जलज, C पयोद या D नीरज? ये तो सदाबहार प्रश्न है। जो ज और द प्रत्यय का खेल समझ गया उसके लिए ये सेकंड्स का काम है। बिल्कुल। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उनसे आग्रह है कि अपना उत्तर और आज के इस 20 सवालों में आपका कुल स्कोर कितना रहा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और नीरज सर का वो वादा भी याद रखें, अगले सेट से 20 प्रश्न मात्र 35 मिनट में सटीक एनालिसिस के साथ। बिल्कुल। और आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। सोचिए कि कैसे सहस्राब्दी जैसे शब्द 1000 साल का इतिहास समेटे हैं, और कैसे फुनंगी जैसे देशज शब्द हमारी मिट्टी की गंध लेकर आए हैं। भाषा कोई नियम नहीं, हमारा इतिहास है। सच में हर शब्द एक पूरी यात्रा है। इसी विचार के साथ आज के सफर को यहीं विराम देते हैं। अगले गहन विश्लेषण में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।